एक विशाल अजगर का वजन मतलब 100 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। और अगर हम एक चींटी की बात करें तो उसका वजन कुछ मिलीग्राम ही होता है। बिल्कुल। तो अगर हम केवल भौतिक विज्ञान या गणित के नजरिए से देखें तो चींटियों के जीतने की कोई संभावना नहीं दिखती। ये एक ऐसा युद्ध लगता है जिसका परिणाम शुरू होने से पहले ही तय हो चुका है। हाँ, एकदम एक तरफा मुकाबला। सही कहा। लेकिन प्रकृति और हमारा इतिहास हमें बार बार ये बताते हैं कि जब रणनीति और समन्वय यानी जो कोऑर्डिनेशन है वो आपस में जुड़ते हैं तो ताकत और आकार के सारे नियम बदल जाते हैं। बहुत गहरी बात है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं उनका दायरा बहुत ही विशाल है। हमारे पास विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की प्राचीन कथाएं हैं, कुछ पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं हैं और साथ ही उज्ज्वल प्रदेश के एक जनसेवक विभाग की आधुनिक कहानी भी है। और इसके अलावा ऋग्वेद, अथर्ववेद और गोस्वामी तुलसीदास के दार्शनिक विचार भी हमारे स्रोतों में शामिल हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोतों की ये जो विविधता है ना, यही मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि एकता में बल है, केवल कोई घिसा पिटा मुहावरा नहीं है। मतलब ये सिर्फ बच्चों को साथ मिलकर खेलने के लिए प्रेरित करने वाली कोई नैतिक शिक्षा नहीं है। एकदम सही। तो चलिए इस पूरे विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कहानियों के आवरण को हटाकर उनके भीतर छिपे उन तंत्रों को, उन मैकेनिज्म को डिकोड करते हैं जो इस रणनीति को इतना सफल बनाते हैं। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अगर हम इन अलग अलग कालखंडों के स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये संकट से उभरने और अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली दुश्मनों को हराने का एक अचूक रणनीतिक हथियार है। इसे सैन्य भाषा में असिमेट्रिकल वॉरफेयर या असम्मित युद्ध भी कहते हैं, जहां कमजोर पक्ष अपनी रणनीति से जीत हासिल करता है। हाँ, तो शुरुआत हम शारीरिक बल और सामूहिक रणनीति के टकराव से करते हैं। हमारे स्रोत में पंचतंत्र की वो बहुत ही मशहूर कहानी है जहां एक शिकारी जंगल में दाने डालकर जाल बिछाता है। हाँ, कबूतरों वाली कहानी। बिल्कुल। कबूतरों का एक झुंड दाने के लालच में उतरता है और जाल में फंस जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ एक अकेला कबूतर कभी भी उस जाल का वजन नहीं उठा सकता। मतलब जाल का जो भौतिक वजन है वो उनके व्यक्तिगत शारीरिक बल से कहीं ज्यादा है। और यहीं पर रणनीति काम आती है। देखिए, उस झुंड का जो नेता है वो ये समझता है कि अगर हर कबूतर अलग अलग दिशा में उड़ने की कोशिश करेगा तो उनकी ऊर्जा आपस में ही टकराकर खत्म हो जाएगी। सही कहा। इसलिए वो उन्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर एक साथ एक ही दिशा में उड़ने का निर्देश देता है। यहाँ जो तंत्र काम कर रहा है उसे हम वितरित भार या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब भार को बांट लेना। हाँ, जब बल एक ही दिशा में जुड़ता है तो जो बाधा का कुल वजन है वो हर व्यक्तिगत इकाई के लिए काफी कम हो जाता है। शिकारी का वो भारी भरकम जाल हवा में उड़ जाता है। अरे वाह! क्योंकि एक संगठित समूह का सामूहिक बल हमेशा एक व्यक्ति के सीमित संसाधनों पर भारी पड़ता है। ये तो बहुत ही शानदार उदाहरण है शारीरिक बल के खिलाफ सामूहिक रणनीति का। लेकिन ये सामूहिक बल कैसे काम करता है, इसका एक और भी जटिल और दिलचस्प उदाहरण हमारी अगली कहानी में है। वो गौरैया और हाथी वाली कथा। हाँ, चिमनी यानी गौरैया और एक मदमस्त हाथी की कथा। एक विशाल हाथी अपनी ताकत के नशे में एक तमाल की पेड़ की डाल तोड़ देता है। इससे उस छोटी सी चिमनी का घोंसला गिर जाता है और उसके अंडे फूट जाते हैं। बहुत ही दुखद। और जाहिर है हाथी और गौरैया के बीच कोई सीधा मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। तो यहाँ गौरैया रोने धोने के बजाय अपने 3 दोस्तों को इकट्ठा करती है। एक बढ़ई मतलब कठफोड़वा पक्षी, एक मक्खी और एक मेंढक। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चारों जीव आकार में बहुत छोटे हैं, लेकिन वो सीधे हमले की कोई मूर्खतापूर्ण योजना नहीं बनाते। तो वो क्या करते हैं? वे हाथी की ताकत से नहीं लड़ते, बल्कि उसकी सेंसरी कमजोरियों यानी सेंसरी ब्लाइंड स्पॉट से खेलते हैं। मक्खी सबसे पहले हाथी के कानों के पास जाकर एक खास फ्रीक्वेंसी पे भिनभिनाती है। अच्छा। हाँ, यह आवाज हाथी के लिए एक सेंसरी डिस्ट्रैक्शन का काम करती है। हाथी उस आवाज से इतना मदहोश हो जाता है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। मुझे तो ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड हाइस्ट फिल्म की तरह लग रहा है। हाइस्ट फिल्म कैसे? मतलब जहाँ हर किरदार का एक खास हुनर होता है। कोई तिजोरी तोड़ने में माहिर है, कोई सुरक्षा कैमरे हैक करने में लगा है और कोई भागने वाली गाड़ी चला रहा है। हाँ, बिल्कुल सटीक तुलना है। तो जैसे ही मक्खी ने हैकर की तरह हाथी को डिस्ट्रैक्ट किया, वो कठफोड़वा जो कि हमारी कहानी का तिजोरी तोड़ने वाला है, अपनी तेज चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ देता है। उफ, काफी दर्दनाक। हाँ,
और इसके बाद मेंढक की बारी आती है। वो एक गहरी खाई के पास जाकर जोर जोर से टर्राने लगता है। अंधा और प्यासा हाथी आवाज के भ्रम में उस खाई की ओर बढ़ता है और गिरकर मर जाता है। बिल्कुल। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम सामरिक या रणनीतिक भाषा में समझें तो ये अनुक्रमिक निर्भरता यानी सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी हाँ का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। अनुक्रमिक निर्भरता मतलब एक के बाद एक। हाँ, पहला कदम दूसरे कदम के लिए जमीन तैयार करता है। सोचिए, अगर कठफोड़वा पहले हमला करता तो हाथी उसे कुचल देता, और अगर मेढक पहले टर्राता तो हाथी उसे देख लेता, क्योंकि उसकी आंखें तो सही सलामत होती। एकदम सही। इसलिए ये केवल एकता नहीं है, ये समन्वित एकता या कोऑर्डिनेटेड यूनिटी है। हर इकाई ने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग ठीक उसी समय किया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। विशालकाय दुश्मनों को हराने के लिए केवल कच्चे बल की नहीं बल्कि इसी तरह के बौद्धिक तालमेल की आवश्यकता होती है। क्या बात है। हाथी वाली इस कहानी में तो हमने देखा कि शारीरिक कमजोरी को बुद्धि और तालमेल से कैसे हराया जाता है। लेकिन हमारे स्रोतों में टिटेहरी और समुद्र की जो कथा है वो हमें कुछ और ही सिखाती है। हाँ, वो कहानी भावनाओं और अहंकार के बारे में है। बिल्कुल। वो कहानी बताती है कि बुद्धि भी तब तक काम नहीं करती जब तक हम अपनी भावनाओं पर और खासकर अपने अहंकार पर काबू ना पा लें। होता यह है कि टिटेहरी दंपति के अंडे समुद्र के तेज ज्वार में बह जाते हैं। टिटेरा इतना क्रोधित हो जाता है कि वो अकेले ही अपनी छोटी सी चोंच से पूरे समुद्र को सुखाने की ठान लेता है, जो कि अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो सिस्टम या व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का सबसे भावुक और अव्यवहारिक तरीका है। हाँ, चोंच से समुद्र सुखाना। बिल्कुल। लेकिन जब हम किसी विशाल व्यवस्था से आहत होते हैं तो अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया टिठेरे जैसी ही होती है, अकेले ही सिस्टम से भिड़ जाने की। सही कहा। तब उसकी पत्नी बीच बचाव करती है और उसे एक मूर्ख कछुए कम्बुग्रीव की कहानी सुनाकर चेतावनी देती है। वो कहानी याद है ना? हाँ। वो कछुआ दो हंसों की मदद से एक लकड़ी पकड़कर आसमान में उड़ रहा था। हाँ। और नीचे खड़े लोगों की टिप्पणियां सुनकर वो अपना संयम खो बैठता है। बिल्कुल। उसने लोगों को जवाब देने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला वो नीचे गिरकर मर गया। पत्नी टिठेरे को यही समझाती है कि बिना अपनी और दुश्मन की वास्तविक ताकत का आकलन किए लड़ना वैसी ही मूर्खता है। और अच्छी बात यह है कि टिटेहरा ये बात समझ जाता है, फिर वो अपनी रणनीति पूरी तरह बदल देता है। हाँ, और यहाँ से कहानी नेटवर्किंग के एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। टिटेहरा अन्य पक्षियों को संगठित करता है और वे सब मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ के पास जाते हैं, जो कि न केवल शक्तिशाली हैं बल्कि वे भगवान विष्णु के वाहन भी हैं। ये एक बहुत बड़ा दाव था। बिल्कुल। पक्षियों का दुख देखकर गरुड़ इतने क्रोधित होते हैं कि वे भगवान विष्णु की सेवा करने से ही इनकार कर देते हैं। इस दबाव के कारण अंततः स्वयं भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ता है और वे समुद्र को अंडे वापस करने का आदेश देते हैं। जी। इसी रणनीति का एक और रूप हमें उस अजगर वाली कहानी में देखने को मिलता है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। एक क्रूर अजगर हिरनी के बच्चे को खा जाता है। हिरनी अपने दोस्त नेवले के पास जाती है और नेवला जानता है कि वह सीधे अजगर से नहीं जीत सकता, इसलिए वो चींटियों की रानी के पास जाता है। ये नेटवर्किंग का एक और शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। नेवला अजगर को चढ़ाकर एक ऐसे संकरे और नुकीले पत्थरों वाले रास्ते पर दौड़ाता है जहां अजगर का भारी भरकम शरीर बुरी तरह छिल जाता है। उसके बाद चींटियों की विशाल सेना उन खुले घावों पर हमला करती है और अंततः अजगर मारा जाता है। इस पूरी घटना में सामरिक इलाके या जिसे हम टैक्टिकल टेरेन कहते हैं उसका कितना शानदार इस्तेमाल हुआ है। नेवले ने अजगर की ताकत को, मतलब उसके विशाल शरीर को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। हाँ, और चींटियों ने अपनी भारी संख्या का फायदा उठाया। लेकिन देखिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। थोड़ा पीछे हटकर क्रिटिकल होकर सोचते हैं। टिटेहरी ने अपना काम भगवान विष्णु से करवा लिया और हिरणी ने नेवले और चींटियों से। क्या हम इसे सच में एकता की श्रेणी में रखेंगे? क्या ये आज के कॉर्पोरेट जगत के हिसाब से सिर्फ आउटसोर्सिंग नहीं है? आउटसोर्सिंग दिलचस्प नजरिया है। मतलब अपनी समस्या किसी और के कंधों पर डाल देना। अगर गरुड़ मना कर देते तो टिटेहरी का क्या होता? मुझे तो लगता है कि यहाँ एकता से ज्यादा इन्फ्लुएंस और नेटवर्किंग काम कर रही है। देखिए, ये एक बहुत ही प्रासंगिक चुनौती है, लेकिन अगर हम नेतृत्व के यानी लीडरशिप के सिद्धांतों को गहराई से देखें तो संसाधनों को सही तरीके से संयोजित करना या ऑर्केस्ट्रेटिंग रिसोर्सेज ही तो असली नेतृत्व है। मतलब आप कह रही हैं कि खुद लड़ना जरूरी नहीं है? बिल्कुल।
एकता का अर्थ हमेशा ये नहीं होता कि हर लड़ाई आप खुद मोर्चे पर खड़े होकर लड़ें। इसका अर्थ है अपनी सीमाओं को पहचानना और एक मजबूत गठबंधन या कोलिशन तैयार करना। ये बात तो है। टिटेहरी या हिरनी ने समस्या को टाला नहीं था। उन्होंने समाधान के लिए सही पक्षकारों को, स्टेक होल्डर्स को प्रेरित किया। और चींटियों या गरुड़ का साथ आना भी एक प्रकार का सामाजिक अनुबंध है। जब चींटियां एक साथ हमला करती हैं तो वो उनकी अपनी प्रजाति की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। हाँ, मतलब आकार नहीं है बल्कि संख्या और समन्वय माने रखता है। बिल्कुल। ये काफी दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति की सीमाएं एक सही नेटवर्क के जरिए असीमित ताकत में बदल सकती हैं। बाहरी दुश्मनों जैसे शिकारी, हाथी या अजगर से लड़ना एक बात है, क्योंकि वहां दुश्मन स्पष्ट रूप से सामने खड़ा होता है। सही बात है। लेकिन इस विश्लेषण की असली परीक्षा तब होती है जब खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हो। अंदरूनी फूट। हाँ, हमारे स्रोतों में उज्जवल प्रदेश के जनसेवक विभाग की जो कहानी है वो इसका एकदम सटीक आधुनिक उदाहरण है। वहाँ अर्जुन और उसके जैसे हजारों कम वेतन वाले कर्मचारी काम करते हैं जो व्यवस्था के हाथों शोषित महसूस कर रहे हैं। और ये शोषण तब तक जारी रहता है जब तक वे अलग थलग रहते हैं। फिर सागर नाम के एक अनुभवी बुजुर्ग कर्मचारी की सलाह पर वे एकजुट होकर एक यूनियन बनाते हैं। और शुरुआत में ये बहुत प्रभावी भी साबित होता है ना? बिल्कुल, उनका सामूहिक दबाव सरकार तक पहुंचने लगता है। लेकिन तभी कहानी में सत्ता का सबसे पुराना और कारगर हथियार प्रवेश करता है, विभाजन। फूट डालो और राज करो। विक्रम नाम का एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति कुछ प्रभावशाली कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लेता है और एक समानांतर यूनियन खड़ी कर लेता है। वो बड़े बड़े और खोखले वादे करता है, जो कि अक्सर राजनीति में होता है। हाँ, तो कर्मचारी दो गुटों में बंट जाते हैं। उनका मुख्य मुद्दा जो वेतन वृद्धि था वो तो कहीं पीछे छूट जाता है और वे आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लगते हैं। और किसी भी व्यवस्था या प्रबंधन के लिए ये सबसे आदर्श स्थिति होती है। वो कैसे? क्योंकि उन्हें बाहर से कोई बल प्रयोग नहीं करना पड़ता। संगठन अपने आप अंदर से ढहने लगता है। अधिकारी इस विभाजन का तुरंत फायदा उठाते हैं और ये कहकर उनकी मांगे टाल देते हैं कि भाई पहले आप लोग आपस में तो एक राय बना ले। हाँ, ये तो केकड़े की मानसिकता या क्रैब मेंटालिटी का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। क्रैब मेंटालिटी मतलब अगर हम एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़े डाल दें तो हमें उस पर ढक्कन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई एक केकड़ा बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाकी केकड़े उसे खींचकर वापस नीचे गिरा देंगे। अरे हाँ, एकदम सही कहा। विक्रम और उसकी नई यूनियन ने व्यवस्था से लड़ने के बजाय ठीक यही किया, अपने ही लोगों को नीचे खींचा। देखिए, इस मानसिकता के पीछे जो मनोविज्ञान काम करता है वो बहुत गहरा है। व्यक्ति अक्सर अपने दीर्घकालिक सामूहिक लाभ यानी लॉन्ग टर्म कलेक्टिव गेन को अपने अल्पकालिक अहंकार के लिए कुर्बान कर देता है। विक्रम को कर्मचारियों के फायदे से ज्यादा यूनियन का नेता बनने में दिलचस्पी थी। लेकिन इस निराशा के बीच अर्जुन हार नहीं मानता। वो एक बड़ी सभा बुलाता है और वहां दीवार का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक, एक मेटाफर प्रस्तुत करता है। वो दीवार वाला उदाहरण बहुत ही प्रभावशाली था। हाँ, अर्जुन कहता है जब घर की दीवारें अलग अलग दिशा में झुकने लगती हैं तो पूरा घर गिर जाता है। हम वही दीवारें हैं। और वह उन्हें यह समझा पाने में सफल होता है कि जो लोग उन्हें बांट रहे हैं उनका अपना निजी स्वार्थ है। और असली नुकसान तो उन गरीब कर्मचारियों का हो रहा है जो घर का खर्च भी नहीं चला पा रहे। बिल्कुल, अर्जुन का ये संवाद कर्मचारियों को वास्तविकता का आईना दिखा देता है। वे समझ जाते हैं कि गुटबाजी ने उनकी उस ताकत को खत्म कर दिया है जो उन्होंने शुरुआत में हासिल की थी। इसके बाद एक बड़ा बदलाव आता है। दोनों गुट अपने सारे मतभेद किनारे रखकर फिर से एक मंच पर आते हैं। और जैसी वे एकजुट होते हैं, सरकार का वो फूट डालो और राज करो का खेल खत्म हो जाता है। उनकी सभी मांगे मान ली जाती हैं। इस आधुनिक कथा के अंत में कुछ मूल सूत्र दिए गए हैं जो मुझे लगता है बहुत ध्यान देने योग्य हैं। हाँ, वे सूत्र वास्तव में किसी भी सफल संगठन की नींव हैं। उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक सच्चे संगठन में भय नहीं बल्कि भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल। वहां ऊपर से थोपा गया कानून नहीं बल्कि भीतर से जन्मा अनुशासन होना चाहिए। वहां शोषण की नहीं बल्कि एक दूसरे के पोषण की भावना होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वहां कोई जगह नहीं हो सकती। सही कहा। जब तक मैं की भावना हम में परिवर्तित नहीं होती, संगठन ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और जानते हैं, मैं से हम तक की ये वैचारिक यात्रा कोई नया आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत नहीं है। अच्छा जी,
अगर हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे दार्शनिक हिस्से की ओर देखें तो हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों ने समाज के इस मनोविज्ञान को हजारों साल पहले ही समझ लिया था। हाँ, मुझे याद आ रहा है, हमारे पास ऋग्वेद के 10वें मंडल के एक श्लोक का संदर्भ है। ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि मनुष्यों के विचार और मन एक समान होने चाहिए, हमें मिलकर चलना चाहिए। ये सिर्फ शारीरिक रूप से एक जगह खड़े होने की बात नहीं है, ये एक गहरे वैचारिक जुड़ाव की बात है। अगर शरीर साथ हो लेकिन मन अलग दिशा में भाग रहे हों तो वो एकता नहीं, वो सिर्फ एक भीड़ है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक भीड़ है। और अथर्ववेद का एक श्लोक तो इसे और भी आगे ले जाता है। उसमें कहा गया है, सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु, यानी हर दिशा में मैं सबको अपना मित्र समझूं। ये विचार बहुत ही क्रांतिकारी है क्योंकि ये शत्रु की अवधारणा को ही जड़ से खत्म कर देता है। सोचिए, जब आप हर दिशा में मित्र देखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचाव या हमले में बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे निर्माण में लगाते हैं। सह अस्तित्व यानी कोएग्जिस्टेंस ही प्रकृति का अटल विधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी का वो प्रसिद्ध दोहा भी इसी तंत्र को एक अलग दृष्टिकोण से समझाता है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपद निधाना। बहुत सुंदर। सुमति का अर्थ यहाँ केवल अच्छी बुद्धि नहीं है, बल्कि विचारों का तालमेल है। जहां विचारों में तालमेल है वहां हर प्रकार की संपत्ति और प्रगति है, और जहां कुमति है यानी वैचारिक टकराव और असहमति है, वहां विपत्तियों का आना तय है। जी, उज्जवल प्रदेश की कहानी में हमने ठीक यही देखा। जब यूनियन में कुमति थी तो उनका नुकसान हुआ, और जैसे ही सुमति वापस आई उनकी जीत हो गई। वेदों और इन प्राचीन साहित्यों का असली सार यही है कि दूसरों में अपना प्रतिबिंब और अपने में दूसरों का प्रतिबिंब देखना सीखें। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि सामने वाले का नुकसान अंततः उस पूरे सिस्टम का नुकसान है जिसका वह खुद एक हिस्सा है, केवल तभी सच्ची शांति और प्रगति संभव है। तो इन सभी विविध स्रोतों के मंथन से हम आखिर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यही कि एकता केवल एक समूह का नाम नहीं है। हाँ, ये सिर्फ एक जगह पर इकट्ठा होने की क्रिया भी नहीं है। ये एक विचार है, एक गहरा अनुशासन है, और एक दूसरे की कमजोरियों को अपनी ताकत से ढकने की कला है। बिल्कुल। चाहे वो आसमान में एक साथ जाल लेकर उड़ने वाले कबूतर हों, संवेदी हमला करने वाले छोटे जीव हों, या फिर दफ्तर के वे कर्मचारी जो अपने हक के लिए अपने अहंकार को पीछे छोड़ देते हैं। जब लक्ष्य एक होता है और रणनीति समन्वित होती है तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। सही कहा। बचपन में सुनी गई उस कहानी की लकड़ियों के गट्ठर को सच में कोई नहीं तोड़ सकता, बशर्ते वे लकड़ियां एक ही धागे से कसकर बंधी हों। ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही सटीक और व्यवहारिक सार है। लेकिन जाते जाते हमें एक ऐसे सवाल पर भी विचार करना चाहिए जो अक्सर इन कहानियों के खत्म होने के बाद शुरू होता है। कैसा सवाल? देखिए, इन सभी साक्ष्यों में हमने देखा कि एकता ने किसी बाहरी दुश्मन या व्यवस्था के संकट को हरा दिया, चाहे वो शिकारी का जाल हो, विशाल हाथी हो या क्रूर अजगर। हाँ, जीत तो हमेशा एकता की हुई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब वो दुश्मन हार जाता है या जब वो लक्ष्य पूरा हो जाता है जिसके लिए सब इकट्ठा हुए थे, तब उस एकता का क्या होता है? उफ, ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या काम खत्म होने के बाद वो एकता बिखर जाती है और लोग वापस अपने स्वार्थ की ओर लौट जाते हैं? या फिर वो वेदों में बताए गए उस सह अस्तित्व की तरह समाज का एक स्थायी स्वभाव बन जाती है? क्या हम केवल डर या संकट के समय एक होना जानते हैं, या हम बिना किसी स्वार्थ के सच में एक साथ रहना भी सीख सकते हैं? बहुत ही जबरदस्त विचार है ये एक ऐसा विचारोत्तेजक प्रश्न है जिसे इन स्रोतों ने हमारे सामने खुला छोड़ दिया है और जिस पर हम सबको व्यक्तिगत स्तर पर मंथन करना चाहिए। बिल्कुल। अक्सर हम संकट टलने के बाद एकता भूल जाते हैं। खैर, ये विचार वाकई में हमें अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर करता है। आज की इस बेहतरीन चर्चा के लिए इतना ही। उम्मीद है ये विश्लेषण हमें और आपको सोचने के लिए कुछ नए दृष्टिकोण दे पाया होगा।